Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will going to start the very much interesting topic. In fact, this is basically the summary of this topic of this chapter. कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा और basically the scientific summary of the chapter. कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा और वो जो है वो हम डेली लाइफ में अगर इट इज़ हैपनिंग देन व्हाई इट इज़ हैपनिंग, और ये फिनोमेनाज जो भी लाइक इको पढ़ा, अल्ट्रासाउंड पढ़ा हमने, ये फिनोमेनाज हमारे डेली लाइफ में हम कैसे यूज़फुल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ करते हैं, इवन एनिमल यूज दिस फिनोमेनाज टू डिटेक्ट देयर प्रे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से रीजनल क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे फिर आंसर नहीं दे पाते क्योंकि वो साइड की टिडबिट्स और डू यू नो इंफॉर्मेशन छोड़ देते हैं। तो यू हैव टू स्टडी इट एज वेल। इसको भी आप अपने कोर्स की तरह लेके चलिए, जिस तरह बाकी कोर्स पढ़ते हैं वैसे ही जो भी इंफॉर्मेशन आपको साइड में गिवन होती है उसमें से भी रीजनल क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो पेज नंबर 20, साउंड, फिजिक्स ऑफ साउंड। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि साउंड क्या चीज़ है। साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी and it is produced by a vibrating body and it carries energy from one place to another. This is basically the definition of the sound, basic definition of the sound, जिसके 3 points हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Now comes to the second information for your information। यहाँ पर स्टेथोस्कोप का प्रोसेस बताया हुआ है कि स्टेथोस्कोप वर्क कैसे करता है। हमारी जो भी हार्ट बीट या किसी भी बॉडी पार्ट की पल्स देखनी होती है जब डॉक्टर ने, तो वो कैसे पर्सन से जो है वो जो डॉक्टर की एयर तक पहुंचती है। तो उस स्टेथोस्कोप कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर जो दो रिसीवर टाइप होते हैं, ठीक है, और ये जो है देयर इज अ पाइप, हॉलो पाइप इनसाइड, ठीक है, और उसके बाद ये दिस इज द काइंड ऑफ द चेस्ट पीस, जो पर्सन की चेस्ट पे रखा जाता है, इसको चेस्ट पीस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये इसकी कंस्ट्रक्शन होगी मोटी मोटी सी। अब ये चेस्ट पीस है, इसके अंदर एक डिस्क टाइप चीज होती है, ठीक है। डिस्क कौन सी? प्लास्टिक डिस्क। एज सुन एज जैसे ही वो बॉडी के ऊपर रखा जाता है, चेस्ट के ऊपर उसको प्लेस किया जाता है, और चेस्ट में जब हार्ट बीट होती है तो उसकी बीटिंग की वाइब्रेशन होती है, ऑब्वियसली उसकी वाइब्रेशन की वजह से ये डायफ्राम वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, ठीक है, साउंड, और ऑब्वियसली वाइब्रेशन होगी तो साउंड जनरेट होगी। ये साउंड अब इस स्टेथोस्कोप से रिफ्लेक्ट होती 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 और थ्रू आउट दिस, यहाँ से डॉक्टर के ईयर में जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। अब ये जो मटेरियल है, दिस इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, जो ये पाइप है दिस इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, और इसका ये जो मटेरियल वॉल्स हैं, दीज वॉल्स आर एकॉस्टिक सर्फेसेस, मतलब यहाँ से जो है वो बाहर नहीं जा रही वॉइस, जितनी वॉइस है वो अंदर ही रहेगी, ठीक है। तो जो है वो क्योंकि बहुत टाइम रिफ्लेक्शन होती है तो बहुत ज़्यादा जो है वो बीट बढ़ ना जाए, उसको भी कुछ जो है वो साउंड को अब्जॉर्ब कर दिया जाता है, और जो प्रॉपर एक हार्ट बीट की साउंड है वो जो है वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। देन उसके बाद यू हैव टू मूव टूवर्ड्स द पेज 22 में आपको पहले तो बताया हुआ है कि कंप्रेशन, जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है, उसमें आपको मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बताया हुआ है कि ये इस तरह से अगर आपकी वेव, दिस इज द ट्रांसफर वेव वैसे, लेकिन अगर ये है तो डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, देन लाइट फ्रिंज, इसके लिए जो है वो लाइट फ्रिंज आएगी, इसके लिए ब्राइट, और फिर इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। दिस इज वेरी मच इजी इंफॉर्मेशन फॉर यू। Now comes to the next one. Next is that explain how sound is propagated by school bell. Sound कैसे प्रोड्यूस होती है by school bell? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल रिंगिंग होती है, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, और ट्रैवल कैसे करती है? ट्रैवल करती है क्योंकि एयर बीच में आती है और एयर में मॉलिक्यूल्स हैं, तो थ्रू द एयर इट ट्रांसमिट थ्रू होल ऑफ द स्कूल, ठीक है। ये बहुत इजीली वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, और बिकॉज देयर इज मीडियम दैट इज एयर प्रेजेंट इनसाइड द स्कूल स्पेस, क्योंकि वैक्यूम तो नहीं होगा, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हैं वहां पर, दे हैव टू इनहेल द ऑक्सीजन, तो वो जो है वो इजीली ट्रांसमिट हो जाती है बाय वाइब्रेशंस। Then why sound waves called mechanical waves?
साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, मैकेनिकल वेव्स को वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम चाहिए जो है वो ट्रैवलिंग के लिए। तो साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स बिकॉज दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर ट्रैवलिंग। ये हम कर चुके हैं प्रूव, वो जार वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया था कि ये जार है और इसके अंदर आपने बेल को जो है वो सस्पेंड करा दिया था, और यहाँ पर अगर आपने जो है वो बेल को रिंग किया, अगर इसके अंदर एयर थी तो बेल सुनाई दी, अगर इवैक्यूएट कर दी थी एयर, कोई मॉलिक्यूल नहीं था तो बेल सुनाई नहीं दी थी। ठीक है, तो वो सारा हमने एक्सपेरिमेंट किया था। वो क्या प्रूव करता था? दैट साउंड्स आर द मैकेनिकल वेव्स बिकॉज दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर ट्रैवलिंग। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज दैट सपोज यू एंड योर फ्रेंड इज ऑन द मून। ठीक है, तो विल यू एबल टू हेयर एनी साउंड? मून पे आपको साउंड सुनाई देगी? नो, देयर इज नो एयर इन द मून, तो आपको मून पे साउंड सुनाई नहीं देगी क्योंकि देयर इज नो मीडियम ओवर देयर। ठीक है, तो आपको जो है वो मून पे जो है वो साउंड नहीं सुनाई देगी। देन पेज नंबर 23 पेज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको रेजोनेंस की जो है वो डेफिनेशन बता दूं। रेजोनेंस की डेफिनेशन बेसिकली तो आएगी फर्स्ट ईयर में, लेकिन अभी भी आप उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें। जब कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है, फॉर एग्जांपल दिस स्विंग इज वाइब्रेटिंग, ठीक है, दिस स्विंग इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस एंड दिस, ठीक है, और उसके ऊपर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी f है और इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है। ठीक है, if some system is vibrating and has its own natural frequency, for example this swing has its own natural frequency f1, उसके बाद इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स f लग रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी f है। when both the frequency matches, मतलब when f is equals to f1, now this swing start vibrating with the greater amplitude। अब इसका पहले एम्पलीट्यूड ये था, अब ये हो जाएगा। जैसे ही नेचुरल बॉडी किसी कोई सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है, इट हैज सम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी आपके अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, देन दैट सिस्टम वाइब्रेट विद लार्जर एम्पलीट्यूड एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो इसका मैं आपको डेफिनेशन बोल देती हूँ, यू हैव टू नोट इट डाउन। whenever a system is vibrating with some natural frequency, when this natural frequency matches with the frequency of applied force, then when this frequency matches with the applied force, then the system start vibrating with the greater amplitude. This phenomena is called resonance। ठीक है, अब क्या है, अब मैं आते हैं for your information पे। thin walled glass goblet can vibrate when hit by sound wave. This is due to the phenomena which is called resonance। ठीक है, क्या है, एक thin walled जो है आपके पास ग्लास फॉर एग्जाम्पल जार है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपके जब उसके ऊपर कोई साउंड वेव हिट करेगी, ठीक है, तो फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस हैपन्स। मतलब ये कि हर चीज, ये तो आपने पढ़ा है 9th में भी कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं दे वाइब्रेट, अगर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सबके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, हर वक्त वाइब्रेशन में रहते हैं, सॉलिड में भी रहते हैं। ठीक है, अगर उन मॉलिक्यूल्स की ऑब्वियसली दे वाइब्रेटिंग, तो दे मस्ट हैव सम फ्रीक्वेंसी, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी इस जो साउंड आ रही है उसके साथ मैच होना शुरू कर देती है, तो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेट एम्पलीट्यूड। ये हमने रेजोनेंस में पढ़ लिया था। अब ये इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर वाइब्रेटिंग विद सम फ्रीक्वेंसी, और ये जो साउंड वेव्स आ रही है इसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच करती हैं तो ये जो जार है ये हल्का हल्का सा हिलने लगता है। ठीक है,
वैसे भी अगर आप देखिए कि आपके अगर घर में विंडोज हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ ग्लास मटेरियल, तो उसको आप टच करो, बाहर से कोई बहुत हैवी ट्रैफिक अगर जा रहा है तो उसकी हॉर्न जब बजते हैं उसको आप हल्का सा टच करो और इवन वो वाइब्रेशन दूर से नजर नहीं आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बाहर से जो साउंड आ रही है उससे मैच कर जाती है। जब मैच कर जाती है तो फिर वो ज्यादा जोर से उनकी वाइब्रेशन ज्यादा हो जाती है, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता है। ठीक है, now come to the next information, interesting information, that is now अच्छा, कुछ लोग जो है वो डॉग्स को ट्रेन करते हैं, ठीक है, और उनके पास कुछ ऐसी वेसल्स होती हैं जो कि हमें सुनाई नहीं देती, ठीक है, हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन वो डॉग जो है वो उनको सुन के उनके पीछे आते हैं। अब वो वेसल्स कैसी होती हैं? वो वेसल्स ऐसी होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 2000 हर्ट्ज होती है, तो वो हमारे लिए जो वो है जो है वो हम हेयरेबल नहीं होती। लेकिन क्योंकि डॉग्स का जो हेयरिंग सिस्टम है, दे कैन हेयर द frequency the sound which having the frequency more than 20,000 hertz, ठीक है, तो वो फिर हम तो हेयर नहीं कर सकते, लेकिन डॉग्स उनको हेयर करके और जैसे वो जो उसका ट्रेनिंग होता है उसके साथ जो है वो अकॉर्डिंगली मूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपली ये बताया है कि डॉग्स का की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है वो हमसे ज्यादा होती है, इसलिए उनको जो है वो वाली विसल्स यूज करके ट्रेन कर लिया जाता है, जो कि हमारे लिए ऑडिबल नहीं होती। Then comes to the next page, that is page number 24. अच्छा, why the voice of the woman is more shrill than that of man? ये हमने पढ़ा हुआ है। क्यों shrill है? Because the pitch and the frequency, दोनों चीजें, pitch और frequency woman की ज्यादा होती है, because pitch and frequency of women are greater than men, ठीक है जी, ओके। अच्छा, which property of the sound was determined, ओके, ये तो पढ़ लिया हमने। what would happens to the loudness of the sounds, okay, what will happens with the loudness of the sound when the frequency is increased? मतलब कहने का ये है कि loudness, अगर L is the loudness और F is the frequency, अगर frequency को बढ़ाओगे तो what will be the effect on loudness? There is no effect on loudness. क्यों? Loudness depends upon the amplitude. जितना बढ़ेगा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन, पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। हमने उसके 3 फैक्टर्स पढ़े हैं। एरिया पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। नंबर 2, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। नंबर 3, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो एम्पलीट्यूड पे लाउडनेस डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी जो है पे जो है वो पिच डिपेंड करती है। फाइन, देन यू हैव टू move towards the frequency of the tuning fork depends on mass. Obviously मोटी चीज जो है वो हल्के हल्के वाइब्रेट करती है। अगर आप एक पतला फॉग ले लोगे और उसको आप रबर पैड पे जो है वो स्टक करोगे तो वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा, और जो भारी होगा उसकी वाइब्रेशन बहुत कम, तो फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम, ठीक है। ओके, देन दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। और उसके बाद मैंने आपको पहले भी कहा था द टेबल 11.125 पेज पे, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद आ जाएंगी 2-3 आपकी इंफॉर्मेशन एंड देन विल डन विद द इंफॉर्मेशन। देन ब्लू वेल। ब्लू वेल का आपने कभी पढ़ा है कि वेल, बहुत इंग्लिश मूवीज में भी आपने देखा होगा कि वेल जो है समंदर के अंदर है और बहुत दूर, माइल्स एंड माइल्स अवे उसका प्रे है, दैट विल रिकॉग्नाइज द प्रे। वो क्या सिस्टम यूज करती है उसका, द ब्लू वेल हैज ब्लू वेल्स 180 डेसिबल rumble is the loudest animal ever recorded.
मतलब उसकी सबसे ज़्यादा जो है अर्थ पे जो रिकॉर्डिंग और इकोसिस्टम यूज करने वाला एनिमल है वो यही है, ब्लू व्हेल। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली इकोसिस्टम यूज करती है अपने प्रे को वॉच करने के लिए, अपने प्रे को डिटेक्ट करने के लिए कि कहाँ पर ये इसका प्रे है। लाइक इफ दिस इज द वेल, ब्लू वेल, ठीक है, इफ दिस इज द ब्लू वेल और ये यहाँ से, और दिस इज द प्रे, ये उसका प्रे है, ठीक है। तो यहाँ से एक सिग्नल इमिट करेगी, इट गो देयर एंड आफ्टर हिटिंग दैट प्रे विद इन एन इंस्टेंट इट बाउंस बैक। बहुत 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 एनर्जेटिक सिग्नल सेंड करती है और वो प्रे के ऊपर स्ट्राइक जो है स्ट्राइक करके बाउंस बैक विद इन एन इंस्टेंट, और वो जो है उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है कि वेयर माय प्रे इज, ठीक है। और ये सिस्टम जो है वो यूज करती है टू फाइंड दिस। और दूसरी चीज ये है कि बिकॉज इट इज ऑब्वियसली वेल है, जो है वो एक्वाटिक एनिमल है, तो इट मस्ट बी इन वाटर। और वाटर में हमने पहले ही पढ़ा है कि वाटर में वेव्स जो है, साउंड वेव्स ट्रेवल 5 टाइम्स ग्रेटर देन गैस, ठीक है। हवा में जो सिग्नल जाता है, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, उससे 5 गुना ज्यादा पानी में जाता है। तो इसीलिए वेव का सिग्नल बहुत तेजी से जाता है और बहुत तेजी से वापस आता है। इकोसिस्टम यूज करते हैं। नाउ कम टू द एक एलिफेंट्स के ऊपर एक इंफॉर्मेशन, डू यू नो, बताया है उन्होंने कि एलिफेंट हैज यूजेस लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। अब डॉग्स जो थे वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन एलिफेंट उससे नीचे फ्रीक्वेंसी को भी यूज कर लेता है, ठीक है, और बिल्कुल ममलिंग करते हैं, हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी से भी नीचे वो सुन सकते हैं। दे कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय यूजिंग दैट फ्रीक्वेंसी। नाउ कम टू द पेज नंबर 27। उस पेज पे 11.2 है। ये दिस होल टेबल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद लास्ट बैट्स। बैट्स भी जो है ये जो आपका फ्रेज है ब्लाइंड लाइक अ बैट, तो ये एक बिल्कुल इंग्लिश का ही फ्रेज है। अगर आप इसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैट कैन वॉच, ठीक है, लेकिन उनका अगर हम ये कहें क्योंकि हियरिंग प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू विजुअल वॉचिंग प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हम कह सकते हैं कि दे आर ब्लाइंड, ठीक है, लेकिन दे कैन वॉच। तो उसका दे ऑल्सो यूज द फिनोमेना ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। तो वो क्या है करती हैं, दे इमिट द सिग्नल्स लाइक इफ दिस इज अ बैट, और फिर वही चीज जैसे कि वेल करती थी, बैट है, दे इमिट द सिग्नल, और जो भी उसके करीब और जो भी उसके इन बिटवीन, क्योंकि वो फ्लाई करता है और बहुत तेजी से करती है, तो जो उसके इन बिटवीन उसके रास्ते में कोई भी चीज आती है, कोई जो है ऑब्स्ट्रक्शन आती है, तो वो उसके साथ बाउंस बैक होकर उसके ईयर को दोबारा बता देती है कि समथिंग इज देयर, ठीक है। तो वो उससे लाइक अगर डेविएट हो जाती है फ्लाई करते करते, तो सेफली फ्लाई कर सकती है बाय यूजिंग द इको फिनोमेना ऑफ इको, ठीक है। देन वी आर ऑलमोस्ट डन विद द okay now this 31 पेज एंड टिडबिट्स में आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बताई गई है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। जैसे बैट की है 120, बैट्स की है दिस, ठीक है, दिस इज फॉर बैट्स। मैं सारी लिख देती हूँ। फ्रीक्वेंसीज फॉर डिफरेंट एनिमल्स इज गिवन। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ये है बैट्स की। नंबर 1 माइस की है, इतनी ज्यादा ह्यूमन से, सो दे कैन वॉच देयर प्रे। डॉग्स की है 35 ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ओके, ह्यूमन की 20, और कैट्स अप टू 25,000, ठीक है। Okay, this is again very much important for your MCQs point of view. Your informations, do you know, and tidbits are done. They are very much important for your daily life as well and for your examination.
You have to watch this video at least twice or thrice. You have to subscribe my channel, you have to press the bell icon. Thank you very much.